दीपेंद्र हुड्डा, मेहनती। दुष्यंत चौटाला, अब तो भाई सब के सब कैप्टन अभिमन्यु के पैसे के जाल में फंसते चले गए और सबको ये लगा नहीं अगर ये लड़का बन गया तो कल का लड़का है, नौजवान लड़का है, या भाई वो क्या कर नहीं हरियाणा में लायू पक्का। अच्छा एक तो वीडियो आया चंडीगढ़ में, आपने बवाल भी करा दिया महिपाल डांडा के कोठी में जा रहे थे आप डिनर में, तो वीडियो में हमने देखा आप उतर के बहस कर रहे थे पुलिस वालों से। कई लोगों ने कहा बोला यार ये कैसा विधायक है जब बोलने की तमीज़ नहीं। क्या हुआ क्या था आखिर वहाँ पे? चुनाव के दिन एक मिनट का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मेरी आवाज़ तो नहीं है बट मेरा चेहरा है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं जीत गया तो मैं इन ब्राह्मणों का इलाज कर दूंगा। अच्छा एक आपके दोस्त हैं विधानसभा में देवेंद्र काद्यान, एक दिन मैं सुन रहा था सेशन में उठ के उन्होंने कहा बोला जी बिना पर्ची खर्ची के सरकार नौकरियां दे रही है, और बोला मेरा दोस्त है जस्सी वो भी तारीफ करता है। आप भी मुरीद हैं क्या फिर इस नारे के कि एक आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, अगले 10 साल आपने उनके नेतृत्व में पार्टी को चलाया, तो देख लिया आपने, फिर तीसरी बार भी आप चुनाव हार गए उन्हीं के नेतृत्व में, तो अब उनको नमस्ते कर ली चाहिए हुड्डा साहब को। 10 साल कहाँ चलाया, विपक्ष की नेता किरण चौधरी जी बनी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। हरियाणा का एक हलका है नारनौंद, तगड़े लोग हैं, तगड़ा हलका है, और इस बार विधायक भी तगड़ा चुना है। तो विधायक ऐसा चुना कि 52 साल बाद कांग्रेस इस हलके में जीती, और कांग्रेस को जिताने वाले कैंडिडेट जो विधायक चुने गए जस्सी पेटवाड़, वो आज हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में, उनसे बातचीत करेंगे। जस्सी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी राहुल जी। तो जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि 52 साल लग गए कांग्रेस पार्टी को नारनौंद फतेह करने में, तो कैसे किया आपने ये? क्योंकि पहले तो आपकी टिकट पे बहुत सारा डाउट था, उस पर फिर हंगामा हुआ इतना, बावजूद इसके आप जीत गए, लेकिन 52,000 का मार्जिन चुना था आपने, वो 13-13, तो कैसा चुनाव रहा आपका? चुनाव बहुत अच्छा रहा, बहुत, क्योंकि हमारा तो सब कुछ मेहनत पे टिका हुआ था। और चुनाव में सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाने का काम किया। 52 साल के बाद आप जो कह रहे हैं, हरियाणा का एकमात्र हल्का ऐसा है जहां कांग्रेस 52 साल के बाद जीती है, तो सबसे बड़ी भूमिका पार्टी हाईकमान की है। फिर उन लोगों की जिन्होंने जो एक विधानसभा में जिन्होंने एक छोटे से किसान परिवार के बेटे के ऊपर विश्वास जिताया कि टिकट लेके आया है और हम इसको जिताएंगे। लोग साथ लगे, युवा साथ लगे, बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मातृशक्ति का लाड था। तो जब एक सब हर वर्ग और हर 36 बिरादरी के लोगों ने विश्वास जताया, तब जाके ये 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा आप, जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रहा था पुराने, तो आपने कहा कि भाई मेरे को खुद के जीतने की खुशी थी, लेकिन साथ ही एक बात का दुख था कि सरकार नहीं आई। तो जस्सी भाई वजह भी आप गिनाते हो कि अंदर के लोगों ने गद्दारी करी, तमाम चीज़ें की, लेकिन अब 4-6 महीने बीत चुके हैं और बारीकी से समझ आया होगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों नहीं सरकार आई। तो क्या वजह मानते हैं मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ? आज भी वही वजह है राहुल जी, गद्दारी। आप किसी संगठन में जहाँ गद्दार बैठे हों, मेरा ये मानना है विरोधी जो होते हैं, विरोधियों को साथ लीजिए ताकि आपको मजबूती मिलेगी। लेकिन गद्दारों को साथ लेके आप चलोगे तो गद्दार की आदत है, वो हरियाणा में क्या करें, नहीं बैण वाले की बैण नहीं जाया करती। गद्दार की आदत है, वो पीठ में छुरा घोपेगा। यही हरियाणा प्रदेश में भी हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर पे बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कांग्रेस के ही प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ मीडिया में या बार बार बयान दे रहे थे। मैं अपनी बात कर लूँ, मेरे बारे में भी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा बोला कि इसकी मेंटिलिटी गलत है, ये प्रत्याशी हो ही नहीं सकते। जब एक पार्टी ने जब एक सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले युवा को, नौजवान को, 32 साल के नौजवान को टिकट दी है, तो चाहिए था कि भाई नहीं, ये काम करके लड़के को टिकट मिली है, एक मेहनत करने वाले लड़के को टिकट मिली है, तो इसको सब ने मिलकर जिताने का काम करना है। फिर नीचे हर हल्के में, ये मैं बात 90 के 90 हल्कों की कर रहा हूँ, नीचे सब लोग चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो आपके हल्के से चुनाव लड़ रहा है ये नहीं जीतना चाहिए। उन सबको ये था तुम्हारे हल्के वाला तो हार जाए, सरकार ऊपर बनी रही है, काम अपने आप हुड्डा साहब से हम ले लेंगे या कांग्रेस के किसी नेता से ले लेंगे काम, क्योंकि हमारी जान पहचान है उनसे, और लेकिन ये जो हल्के वाला है इसको हरा दो। तो कहीं ना कहीं गद्दारी हुई है, और जब तक इन गद्दारों का इलाज नहीं होगा, जब तक इन गद्दारों की पहचान करके पार्टी इनको साइड लाइन नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि अगली मंजिल भी आसान होगी।
अच्छा, जस्सी पेटवाड़ की टिकट को लेके कई लोग वो जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं, बोला भैया खून की खाट है। तो लोग कह रहे हैं बोला यार नारनौल से जस्सी को टिकट दी और उसके बाद से आप नाम नहीं लेते, कांग्रेस की महासचिव हैं, हालांकि मैं देखता हूँ आप नाम नहीं लेते उनका। उनके कई रिएक्शन इस तरह के आए, तो डॉक्टर अजय चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी वो, लेकिन टिकट मांगने से पहले की राजनीति चलो जो भी हो, अब जिसको टिकट मिल गया, सरकार कांग्रेस की बनानी है, तो फिर तो ये होता है ना कि सब मिलके लड़ेंगे। तो आपने कोशिश की कि मैडम से बात की जाए या उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई अब टिकट मैं ले आया हूं तो मिलकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, मैं देखिए, जहाँ कांग्रेस ने फॉर्म भरवाए, हल्के वाइज लोगों लोगों से आवेदन मांगे गए, इंटरव्यू हुए, नारनून से भी 23 लोगों ने इंटरव्यू दिए। मैं सबके पास गया, मैं डॉक्टर अजय चौधरी जी के भी पास गया था, जो दूसरे टिकटार्थी थे सबके घर गया बकायदा। शायद हरियाणा में मैं अकेला कैंडिडेट भी ऐसा हो सकता हूँ जो 23 के 23 लोगों के पास गया हो, बट कोई आया नहीं। जो एक दो लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, हमेशा उनका आशीर्वाद भी लेता हूँ, उनको अपने साथ भी मैं उनके साथ जाता हूँ, वो मेरे साथ आते जाते हैं अब भी। लेकिन चाहे डॉक्टर अजय चौधरी जी की बात कर लीजिए, उन्होंने सरेआम खिलाफत की। उन्होंने उनके जो लोग थे उन्होंने चाहे कैप्टन अभिमन्यु की, जहाँ नारायणुंद की चौपाल में उन्हीं के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने कभी कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। और मैं तो कांग्रेस में 5 साल पहले आया था, मैंने तो जहाँ हम रहे जी जान से वहाँ मेहनत की। गद्दारी हमारे खून में नहीं है, गद्दारी जहाँ है वहाँ उन लोगों को इस बात का पता है कि आप लोगों ने क्या किया। मार्जिन में 52,000 का लेके चला था, लेकिन कहीं ना कहीं 13,000 पे इसलिए आके टिका कि सब एक हो गए, सब के सब कैप्टन अभिमन्यु के पैसे के जाल में फंसते चले गए। और सबको ये लगा नहीं, अगर ये लड़का बन गया तो कल का लड़का है, नौजवान लड़का है, या भाई वो कहे अगर नहीं हरियाणा में बेलायू पक्का बेलायू जड़ गाड़ लेगा। तो सब के सब एक हो गए। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो हमारे हलके में ज़मीर वाले लोग ज़्यादा थे, जिनका ज़मीर जिंदा था, जो ना बिके ना झुके। वो उन्होंने एक मकसद बना लिया था। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ राहुल जी, चुनाव को जब 2-3 दिन थे तो हमारे अपने हरियाणा में कहते हैं ना, पहरेदारी करनी होती है अपनी चीज़ों की। भाई खेती की पहरेदारी करने वाले जो होते हैं वो खेती की पहरेदारी अच्छे से कर लें तो फिर खेती अच्छी होती है। तो मेरी जो 2-3 दिन था चुनाव का, अंतिम दिन थे, जहाँ पैसे का, शराब का जहाँ बोलबाला होता है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो पैसे और शराब के दम पे ही चुनाव लड़ते हैं। वो तो हमेशा, वो 6 चुनाव में से एक चुनाव मुश्किल से जीते थे, उसमें भी जब चुनाव वो जीते 5 साल बड़े मंत्री रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि तुम्हारा क्या है, मैं तो अपने पैसे से जीता हूँ, मैंने तो गांव में पैसे भेजे थे, मैं तो उनसे जीता हूँ। तो जो पैसे का और जो शराब का जो एक नंगा नाच उस हलके में उस समय किया गया, तो मेरे नौजवान भाइयों ने और मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मजबूती से गांव गांव की पहरेदारी करने का काम किया। वो दिन में भी जगते और रात को भी जगते, और उस पहरेदारी के बाद हम यहाँ तक पहुँचे कि 13,000 का मार्जिन, विधानसभा में काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है, और उस सीट के ऊपर जहाँ कभी कांग्रेस जीती ही ना हो, जहाँ हरियाणा में एकमात्र हल्का ऐसा हो जहाँ कभी आधी सदी बीत गई, कांग्रेस नहीं जीत पाई। अच्छा, 2 इंसिडेंट हुए आपके चुनाव में, उनका जिक्र करूंगा। एक, जब आपको टिकट मिल चुकी उसके बाद की है ये इंसिडेंट सारे। एक रैली थी और आपकी पार्टी की नेता हैं टिकट मांग रही थी सोनिया दुहन। उस रैली में एक वीडियो उसका सामने आया और उस वीडियो को प्रचारित किया गया कि देखो रैली में बदतमीजी की जा रही है एक महिला नेत्री के साथ। कुमारी शैलजा ने उसमें उस पर स्टेटमेंट दिया कि ये इस तरह की सोच के लोग हैं। क्या इंसिडेंट था वो, याद है आपको क्या हुआ था उनके साथ? मुझे तो कोई कहने आया नहीं कि भी मेरे साथ किसी ने कुछ किया। वहाँ तो अकेली थोड़ी थी, वहाँ कम से कम 15,000 से ज़्यादा की संख्या में महिलाएं थी। उसी स्टेज पे मेरी धर्मपत्नी भी थी, शिल्पा भी वहीं मौजूद थी। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ना जिसके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। वो वहाँ दिल्ली बताने चले गए, वहाँ मेरे को ही बता सकते थे, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और मुझे नहीं लगता कि कोई ये एक प्रोपगेंडा था, जहाँ चुनाव में किसी न किसी तरीके से जस्सी पेटवाड़ को हराने का एक जो जितने साजिश जितनी रची गई, उन साजिशों में से एक साजिश थी। जिस किसी की वीडियो आई बता रहे हैं कि वो लड़का कह रहा है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो आजकल बहुत सारी एडिटेड वीडियो भी आजकल चलती हैं। मैं चुनाव वाले दिन की बता देता हूँ आपको। चुनाव के दिन एक मिनट का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मेरी आवाज़ तो नहीं है बट मेरा चेहरा है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं जीत गया तो मैं इन ब्राह्मणों का इलाज कर दूंगा। जबकि
भाई 36 बिरादरी का वोट मिला मुझे। मैं नारायणगंज शहर की जहाँ बात करूँ तो नारायणगंज शहर में मुझे ब्राह्मणों ने जम के वोट दिया, पूरे हलके में ब्राह्मणों ने जम के वोट दिया। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, रात भर जाग रहे हैं, मैं शाम का 4 बजे का प्रोग्राम मैं सुबह 4 बजे पहुंच रहा हूं और वो खड़े हैं मेरे इंतज़ार में, उनके लिए कोई नेता ऐसा क्यों बोलेगा। और मेरे तो वैसे भी आदरणीय है, मेरी उम्र छोटी है, तो मैं सबको, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ब्राह्मण, मैं सबको दादा कह के बात करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो चुनाव में चलती हैं, एडिटेड वीडियो आ जाती हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ है। अच्छा, दूसरे इंसिडेंट का जिक्र करूंगा। एक और वीडियो आया, हालांकि उसमें कुछ आम व्यक्ति थे वहाँ के बुजुर्ग, आप और मतलब उनकी भाषा से लग रहा था कि वो आपके समर्थक हैं, आपके चहेते हैं। तो वो कुमारी शैलजा की जाति को लेकर कुछ टिप्पणी की उन्होंने। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, हुड्डा साहब को सफाई देनी पड़ी कि शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उस पर, क्या इंसिडेंट था? उसका भी नुकसान हुआ है क्या आपको उस, क्योंकि कहा गया कि इस वीडियो से एक तबका नाराज हुआ है एससी समाज का। नहीं, मुझे देखिए, नुकसान और फ़ायदे तो चुनाव में होते हैं, किस बात से हो जाएं इस बात का भी कोई आइडिया नहीं लग सकता। अब जब मुझे टिकट मेरा अनाउंस हुआ तो मैं दिल्ली था और हुड्डा साहब ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा कि जाओ बेटा, सीट निकालनी है बड़ी मजबूती से। आज तक ये सीट निकली नहीं है, राहुल गांधी जी की और सबकी इस सीट पे नज़र है, तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ना है। कभी किसी चीज़ की चुनाव के अंदर ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कॉल करना। मैं जब चुनाव, मुझे जहाँ तक जब वो वीडियो मेरे सामने आया, मैं शायद रोहतक के आसपास था। अच्छा। अब कोई आम आदमी वहाँ, आप देख सकते हैं कि एक हज़ारों की भीड़ थी, जहाँ 15-20 हज़ार लोग हों और कोई एक मुझे लगता है कि उनकी एज भी 70,000 हाँ, होगी, बुजुर्ग थे सॉरी काफी। 70 साल होगी उनकी एज भी। तो 70 साल का कोई आदमी कोई बात कह रहा है तो वो मेरे से पूछ के नहीं कह रहा। उन्होंने कोई बात कही, गलत बात कही तो बिल्कुल गलत है, और 2 बार मैंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। काफ़ी चैनल्स वाले आए, मैंने उनको भी ये बयान दिया कि ये उसकी खुद की मानसिकता है और हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके की बात चाहे शैलजा जी हों, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे कोई भी और किसी भी पार्टी का नेता हो, सीनियर हो जूनियर हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी नहीं दी जा सकती। लेकिन वो बुजुर्ग थे, उनके मुंह से निकली, और मैं बताऊं वो INLD के वोटर थे। अच्छा। और उस बाद में उनके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी आए INLD के कैंडिडेट के साथ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक ऐसा प्रयास था, एक ऐसे धनाढ़ कैंडिडेट के द्वारा ऐसे प्रयास थे कि भाई क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ एक बात अपनी मीटिंगों में कह रहे थे कि भाई इसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। और था भी ये, राहुल गांधी जी ने भी इस बात को माना कि टिकट जो दिलवाने का जो एक खेल चल रहा था वो किसी न किसी नेता के द्वारा कैप्टन अभिमन्यु को जिताने का सारा माहौल बनाया जा रहा था कि भाई कोई कमज़ोर उम्मीदवार उतारा जाए जिससे कैप्टन अभिमन्यु को फ़ायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। लेकिन हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी ने मन बना लिया था कि भाई हम सिर्फ जस्सी पेटवाड़ को टिकट देंगे जो सीट निकाल सकता है, और लोगों ने उसके ऊपर मुझे आशीर्वाद दिया, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आपने INLD का जिक्र कर दिया, लोकदल का ठप्पा आप पर भी है, लंबे समय आप लोकदल में रहे। आप कहते हो कि मेरी 4 पीढ़ियां चौटाला परिवार के साथ रही हैं। तो लोकदल में कैसा समय बीता? आपने दुष्यंत के लिए काम किया, आपने अभय सिंह जी का फिर बाद में साथ दिया जब परिवार टूट गया। तो फिर आपने INLD को क्यों चुना जब ये परिवार टूटा, और फिर आपने INLD को छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी? उस कहानी पर जरा बताइए। देखिए, मेरी 4 पीढ़ियों ने, बिल्कुल आपने सही कहा, 4 पीढ़ियाँ लोकदल में रही। मेरा इलाका ऐसा है जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ उन 70% लोग ऐसे हैं जिनकी 4 पीढ़ियों ने लोकदल के लिए काम किया। और जब परिवार टूटने की बात आई तो क्योंकि अभय सिंह जी की तरफ से प्रयास केवल जोड़ने का किया गया था। अच्छा। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ ये लोग नहीं चाहते थे कि INLD की सरकार बने, और जो सच्चा कार्यकर्ता था वो तो यही सोच रहा था कि भाई 15 साल के बाद हमारी सरकार आने वाली है, गांव में विकास होंगे, कुछ काम होंगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेंगे, और सरकार डेफिनेटली बन भी जाती उस टाइम INLD की सरकार अगर इकट्ठे चुनाव लड़ते तो। लेकिन अभय सिंह जी के जो प्रयास थे वो ये प्रयास थे कि परिवार एक रहे और पहले सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री का फैसला उसके बाद हो जाएगा। लेकिन शायद वो कहते हैं कि भाई सब्र का फल मीठा तो जरूर होता है, लेकिन सब उस मीठे फल को खाना नहीं चाहते। तो परिवार टूटा तो कहीं ना कहीं जो अभय सिंह जी की तरफ से मान सम्मान और जो
प्यार हमेशा मिलता रहा वो अभय सिंह जी की तरफ, और मेरा तो आईएनएलडी की तरफ ही था कि भाई नहीं, आईएनएलडी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी बने। तो फिर वहाँ रहे, कांग्रेस चुनाव लड़ा। जब चुनाव हुए तो क्योंकि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच नहीं करती, मैं जात पात या धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ उस चीज़ के ऊपर, अगर कोई मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो मेरे साथ खड़ा हो मेरा भाई है। और अगर मेरा सगा भाई मेरी खिलाफत कर रहा है तो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो मेरे साथ खड़ा है। तो हमारी विचारधारा ये थी कि भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बाहर करना है। तो कांग्रेस की तरफ अंतिम नज़र थी, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है, और उस विकल्प में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे नेता, आज हरियाणा प्रदेश में नज़र घुमाइए, आज कोई ऐसा मास लीडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को केवल अपने चेहरे और अपने कामों के दम के ऊपर टक्कर दे सके, वो केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को चुनने का काम किया। अच्छा, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब आपके पुराने इंटरव्यूज सुने तो कुछ एक बातें और निकल के सामने आई। आपने कहा कि मैंने दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत मेहनत करी, और जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तब भी, और उससे पहले आप जिक्र करते हैं बाई इलेक्शन का, जब भजन लाल जी एक्सपायर हुए उसके बाद 2011 में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें आपने काम किया। फिर आपने खुद भी एनएलडी से चुनाव लड़ा। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि जस्सी ने देख लिया था कि नेल्लो में कोई भविष्य नहीं है, तो निकल लो भाई अब यहाँ से। चलो भविष्य तो चलो बाबे देखते हैं। और देखो राहुल जी, काम दुष्यंत जी के लिए बहुत किया। मुझे आज भी लोकसभा का वो चुनाव याद है जहां पहली बार हमने इतनी मेहनत की, हमारी टीम ने की, सब लोगों ने की। 42,350 से दुष्यंत चौटाला जी चुनाव जीते लोकसभा का नारनौंद से, और वो रिकॉर्ड तब बना जब मैं आईएनएलडी में था, और इस बार भी हमने रिकॉर्ड बनाया। इस बार कांग्रेस पहली बार नारनौंद से 45,380 से चुनाव जीतकर वहाँ से जयप्रकाश जी निकले। तो बहुत काम दुष्यंत जी के लिए किया, बहुत काम अजय सिंह जी के लिए किया, काम आईएनएलडी के लिए किया था। और तकलीफ और दुख इस बात का था जब परिवार टूट रहा था, जब पार्टी टूट रही थी, तब मैं भी उन लाखों कार्यकर्ताओं की तरह मायूस था कि ये हो क्या गया। जब हम सरकार बनाने की दहलीज पे खड़े हैं, जब हरियाणा की जनता थाली में राज लिए खड़ी है, तब ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आया सीएम। ये चीज़ें लोगों को नहीं सही लगी, तो वो परिवार हो गया। उसके बाद जहाँ काम करने की बात है, भविष्य की बात, वो मैं बताया कि भाई भविष्य तो देखो बिल्कुल सही, सभी अपना भविष्य चुनते हैं। मैंने भी अपना भविष्य कांग्रेस में अगर सुरक्षित लगा तो मैंने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस में मुझे अपना भविष्य है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि मुझे हुड्डा साहब की ज़बान के ऊपर भरोसा था, और वो अपनी ज़बान के खरे भी हैं। हुड्डा साहब मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है। जहाँ तक मैं राहुल जी, मैं हुड्डा साहब को देखता हूँ तो बहुत कम बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं और सच बोलते हैं। और मैंने आपको ईमानदारी से कहूँ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैंने कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी से कभी टिकट नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा मैंने। चुनाव के दौर में जहाँ लोग रोज कहते थे भाई साहब मेरी टिकट का क्या है, हुड्डा साहब मेरी टिकट का क्या, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ, मैं मिलता था, नमस्ते करता था और बस। वो उन्होंने मेरी मेहनत को देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई एक आम घर का लड़का इतनी मेहनत कर रहा है। मैंने 350 किलोमीटर की यात्रा की, रैलियाँ की, तो उन्होंने देखा तो टिकट दिलवाई और जीत दिलवाई। अच्छा जस्सी भाई, अब तो एमएलए बन गए, लेकिन एक पार्षदी का चुनाव लड़े, आप जीते भी, और सबसे युवा पार्षद आप हरियाणा के बने। 2016 की बात है? 16। अच्छा, और कैप्टन अभिमन्यु का ही वार्ड था जहाँ से आपने चुनाव जीता। जी। तो अभी आपके जब मैं इंटरव्यू सुनता हूँ या आपके स्पीचेस सुनता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु से बड़े मतलब खार खाते हो आप। मतलब वो उसी समय सियासी अदावत शुरू हो गई थी उस चुनाव से, पार्षदी वाले से? नहीं, वैसे तो हमारा गुआंढी भाई है। तो बात यह है कि जब मैं चुनाव जिला परिषद का लड़ रहा था तो उस समय भी इन्होंने मुझे काफ़ी हराने के प्रयास किए, मेरे खिलाफ 2-2 बार मीटिंगें की, और ये बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे उस टाइम। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी उस रेस में भी थे, ये तो चलो वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, मुख्यमंत्री के नाम पे ही वोट दिए गए थे। तो उस समय से इन्होंने चुनाव में काफ़ी प्रयास मुझे हराने के लिए किए कि भाई ये बड़े गांव का लड़का है और ये अगर बन गया तो ये
भाई चौटाला परिवार के नज़दीक भी है, कल को कहीं टिकट टकट ना ले आए और फिर टिकट ले आए तो पेटवाड़ जो गांव है, बड़ा गांव जो हमें सपोर्ट करता है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये चीज़ें थी। और बात राहुल जी, मैं ईमानदारी से कहूँ तो बात विचारधारा की फिर आती है। इनकी विचारधारा है कि चुनाव के समय जाओ, ये 5 साल में आखिरी महीने में आते हैं, और जब ये 5 साल मंत्री रहे, इन्होंने 80-80 साल के बुजुर्गों का बड़ा अपमान किया। लोग कोई काम चला गया तो उसको कहते भाई मैं तो पैसे से बना हूँ, मेरे पास तुम आए किस लिए हो। कोई चंडीगढ़ चला जाता तो उनको कहते चंडीगढ़ क्या करने आए हो। कोई पर्ची लेके जाता कि भाई मेरी बदली करवा दो, कम से कम मैं दूर हूँ, तो उसको कहते मैं यहाँ बदली करने के लिए बैठा हूँ। कोई कहता जी प्रशासन या पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमें न्याय दिलवा दो, तो कहते मैं मंत्री पुलिस के पास फ़ोन करने के लिए बना हूँ। ये जवाब थे। और जो हमारा इलाका है वो स्वाभिमानी इलाका है। हमारा इलाका काम नहीं, सम्मान पहले चाहता है। विकास हो, सबका हो, लेकिन हमारा इलाका विकास सम्मान के साथ चाहता है। ये नहीं कि आप लोगों को धमकाते रहो, लोगों को गालियां देते रहो और लोग आपकी चाटोकारिता करेंगे। ये चीज़ें हमारे इलाके में नहीं है। हम बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान के साथ लोग मेहनत हमारे इलाके में करते हैं, क्योंकि लगभग हमारा 90% से ज़्यादा इलाका खेती से जुड़ा हुआ है। तो खेती वाले को ज़्यादा से किसान को सरकार की ज़रूरत होती, ना कि एक आदमी की। तो खार नहीं, बस ये है कि उनकी विचारधारा ऐसी है जो हमारे इलाके को सुहाती नहीं। अच्छा, जब आप चंडीगढ़ चले गए हो, शपथ आपने ले ली, सेशन भी अटेंड कर लिए, अब आपने 2 सेशन शायद आप अटेंड कर चुके हैं। जी। तो क्या चंडीगढ़ कैसा भा रहा है आपको? चंडीगढ़ विधानसभा का माहौल, वो एमएलए, फ्लैट्स, कोठी, सब कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ जब विधानसभा सेशन आता है मन तभी लगता है, सेशन में मन लगता है। वैसे मैं चंडीगढ़ जाता नहीं। एक ही दिन मंगलवार को मीटिंग होती है कमेटी की, मैं कोशिश करता हूँ उसमें हर हाल में वो मीटिंग अटेंड करूँ, और बाकी मेरा चंडीगढ़ का कोई रूट होता नहीं है। सेशन में मुझे इसलिए खुशी होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कैसे मिल सकते हैं, मैं वो रास्ते ढूंढता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो मौके मिलने के बाद ये है कि मुझे अपनी जनता की, अपने लोगों की बात रखनी है कि भी लोग आज बिजली के बिलों से परेशान हैं, बिजली के जो कट हैं उनसे परेशान हैं, उनकी आवाज़ उठानी है। लोग आज फैमिली आईडी लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है, बहुत बड़ी परेशानी लोगों की बन चुकी है। उसके द्वारा मैं बोलने के द्वारा मैं सरकार को सचेत कैसे करूं, कैसे ऐसी चीज़ें हैं जहां नारनूंद में हॉस्पिटल्स हैं वो वहां डॉक्टर नहीं हैं, जहां स्कूल हैं वहां मास्टर नहीं हैं, ऐसे हालात की अपनी बात कैसे रखूं, अपने किसानों के साथ जो हो रहा है, एमएसपी के नाम पे जो लूट मचाई जा रही है उस पर अपनी बात कैसे रखूं। मुझे चंडीगढ़ भाती है सेशन के दौरान कि भाई नारनूंद की बात रखनी है, ताकि मेरे लोगों को ये पता चले कि उनका चुना हुआ उनका विधायक उनकी बात कर रहा है, उनकी बात रख रहा है। बाकी तो चंडीगढ़ मंगलवार में सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, 6 दिन मेरे हल्के में ही लगते हैं। अच्छा, एक तो वीडियो आया चंडीगढ़ में, आपने बवाल भी करा दिया, महिपाल डांडा के कोठी में जा रहे थे आप डिनर में, तो वीडियो में हमने देखा आप उतर के बहस कर रहे थे पुलिस वालों से। कई लोगों ने कहा, बोला यार ये कैसा विधायक है जब बोलने की तमीज नहीं। क्या हुआ, क्या था आखिर वहाँ पे? उसमें तमीज़ तो की बात तो थी भी नहीं, लेकिन चलो हाँ, लोग तो जैसा माहौल होता है वैसी बात करते हैं। एक्चुअली कोई प्री प्लान्ड भी नहीं था उसका। एक अधिकारी थे चंडीगढ़ पुलिस के, हम 4 विधायक बैठे थे एक गाड़ी में, दो विधायक पीछे की गाड़ी में थे, तो 6 विधायक थे और पहले गाड़ियां स्मूथली जा रही थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। और उसको ये भी नहीं पता था कि हम कोई कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं या कोई, पता नहीं उसके मन में क्या जगह कि उसने उस गाड़ी को वहां रुकवा दिया। और वो कहने लग गया भाई इनको यहीं उतार दे और तू गाड़ी वापस ले जा। तो वो ड्राइवर कहने लग गया जी मैं वापस उतार के और वापस गाड़ी ले आऊँगा, वहाँ खड़ी नहीं करूँगा, आप चिंता ना करो, मैं जल्द 1 मिनट में गैर उतार के आ जाऊँगा। तो वो कहने लगे तू इन्हें यहीं गेड़, और यानी नहीं कहना बोले नाड़ा ही गेड़ बोले तू। तो वो कहने लग गया जी आप थोड़ा सा तमीज़ से बात करो। वो कहने लग गया तू मेरे को सिखाएगा मेरे को कैसे ड्यूटी करनी है। वो बोला जी ड्यूटी पे तो मैं भी हूँ, मैं भी ड्यूटी पे हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मैं इनको उतार के और वापस आ जाऊँगा, आप निश्चिंत रहो। बट वो उसने क्या किया, उसने बैरियर पकड़ के और गाड़ी को दे मारा। तो मैं फिर उतरा, मैंने कहा आप एक बात बताओ छोटी सी, बड़े आदमी हो, इस तरीके से मतलब अगर ये गाड़ी टूट जाती
या आपको कुछ लग जाता, तो मतलब दिक्कत क्या है? जब सब जा रहे थे तो हमें भी जाने दीजिए, वापस उतार के आ जाएगा, दूर पड़ता है यहाँ से। तो वो कहने लग गया नहीं, आप मैंने जो कह दिया वही काम करना होगा, यहाँ से उतर के पैदल जाओ, गांव में भी वोट मांग दे आंडो, धक्के खान दे आंडे हो। ये शब्द थे। इसके बाद फिर थोड़ा सा जस्सी का थोड़ा खून गर्म हो गया। नहीं, फिर सारे ही कह रहे थे, तो फिर मैंने उसको ये कहा, यार तुझे दिक्कत क्या है भाई, वोट मांग दे हमारा, हाँ हम यहाँ जहाँ जाने की बात है सब जाते हैं, डिनर पार्टी सबकी होती है, सभी एमएलएज की और सभी अधिकारियों की होती हैं, उसमें सब जाते हैं। तो ये इशू था। और खासकर मैंने देखा भी है ये बात, चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा नंबर की गाड़ी को ज़्यादा तंग करते हैं, पंजाब नंबर की गाड़ियों को कम ये लोग तंग करते हैं। ये मैं कोई चंडीगढ़ आज नहीं गया हूँ, मैं चंडीगढ़ पिछले 10-11 साल से जा रहा हूँ, और ये बात हम सब महसूस करते हैं कि ये चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा वालों की ज़्यादा गाड़ियों को रोकने का काम करती है, उन पर जुर्माने लगाने का काम करती है, उनसे पैसे लेते हैं, जबकि पंजाब नंबर की गाड़ियों को ये लोग कम तंग करते हैं। और उस दिन भी मैंने यही कहा कि भाई तू जाने दे। उसने बस मतलब पता नहीं उसको किस बात की जिद थी, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आई। उसके बाद महिपाल डांडा जी के पीए और वो जो आए कर्मचारी, वो कहने लगे भाई तेरे को लगाया किसने? जब हमारे पास इतनी बड़ी पार्किंग है, तू रोक क्यों रहा है किसी को? और आपको ईमानदारी से कहूँ, आगे कम से कम कई एकड़ की पार्किंग है वहाँ। अच्छा। वो पता नहीं उसको एकदम से क्या सडनली हुआ, क्या उसको कोई क्या दौरा पड़ गया उसको। एक जैसे विधानसभा में जब आप बोलते हो, मैं देख रहा था कि आप कई तरह के मुद्दे उठाते हो। बिजली का आपने एक मुद्दा उठाया कि बिजली बिल लोगों के बहुत आ रहे हैं। तो जैसी पहली बार जब आप कोई मुद्दा उठा रहे हो, फिर वो मंत्री कह देता उठ के कि हाँ जी कराएंगे, देखेंगे, समाधान होता है क्या वाकई ना, में? कुछ नहीं हुआ जी। आपको मैं ईमानदारी से कहूँ, मैंने बिजली के बिलों का मुद्दा उठाया, मैं 10-12 बिल, देखिए आप वहाँ पूरी किताब नहीं लेके जा हाँ सकते, सही बात है, ना आपको इतना समय मिलता कि आपको सारी के सारे पढ़ के बोलने का समय मिल जाए। मैं 5-6 ऐसे खास बिल लेके गया जिनके बिल 16 लाख थे, 9 लाख थे, 3 लाख थे, और ये आम घरों की बात मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने एक बात उठाई कि भाई एक एससी समाज के एक व्यक्ति के घर का 9 लाख रुपए बिल आ गया, उसके घर पे चारा काटने की मशीन नहीं है, चक्की नहीं है, एसी नहीं है, फिर 9 लाख रुपए उसका बिल कैसे आ सकता है? तो उसका मैंने वो चीज़ें कही, मंत्री जी ने कहा ठीक है हम ये जो कोई गलती है तो ठीक कराएंगे। हुआ क्या, जिस मद्दनहेड़ी के व्यक्ति का मैंने 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल दिया कि ये 1.5 लाख रुपए आया, वो आम घर का बिल 2 महीने का 1.5 लाख आया, उसका ठीक होने के बजाय उसके घर पे तो छापे तेज कर दिए। अच्छा। 2-3 बार तो छापे मार दिए उसके घर पे बिजली वालों ने, और 1.5 लाख रुपए का बिल अगले महीने 2.5 लाख बन के आ गया। ये सरकार है। मेरा जो मकसद है, मेरा बोलने का मकसद विधानसभा में ये कि मैं सरकार तक बात पहुंचाऊं। विपक्ष का धर्म भी तो यही बनता है। मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता था कि बिजली के बिल, और वो पूरे हरियाणा में आप देखोगे ना, आज बहुत बुरे हालात हैं। आपको ईमानदारी से कहूं तो 10 घरों में से 3 घर ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और उन 3 घर जो हैं वो परेशान हैं, घूम रहे हैं, उनके ठीक नहीं हो रहे बिजली के बिल। जब एक ऐसी परिवार का आप 9 लाख रुपए बिल दे रहे हो और आप जानते हो कि उसकी लेंटर की छत तक नहीं है, उसकी टूटी कड़ियों की छत है, और उसके बाद उसका 9 लाख का बिल आया, तो मतलब गलत आया है, फिर भी आप ठीक नहीं कर रहे हो। आजकल एक नया सिस्टम बना दिया, पहले तो गलत खंबा लगा दो, अब उसको उखाड़ना है गलत को, तो फिर उससे पैसे भरवाए जाते हैं आम उस घर से, एस्टीमेट बनते हैं। सरकार किस लिए है? लोगों की सुविधा के लिए है। गांव में आबादी के ऊपर पुरानी लाइनें हैं, पुरानी तारें हैं। मेरे डाटा गांव में एक लड़की की करंट लगने से डेथ होगी क्योंकि उसके घर के ऊपर से तार जा रही थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पहले भी जब मैं एमएलए नहीं था तब भी मैंने रिक्वेस्ट की कि यार इसको हटाओ, वो नहीं हटाई, उस लड़की की डेथ होगी। आज कहते हैं कि भाई इसके पैसे भरने पड़ेंगे। आपको मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर राहुल जी 10 फुट अगर कोई बिजली का पोल इधर से उधर करना है तो उसका 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये का एस्टीमेट बनता है। मैं तो इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हूँ। सरकार लोगों की सुविधा के लिए है तो सरकार इस नियम को बदले और अपने स्तर पे सरकार करे। इतने कर्मचारी सरकार के पास हैं, साधन सरकार के पास हैं, तो फिर पैसे किस लिए लिए जाते हैं? या तो फिर ये समझ लें कि सरकार बिजली डिपार्टमेंट चलाने में नाकाम है,
उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, तभी वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, इतने इतने बड़े 9-9 लाख के बिल थोपे जा रहे हैं, 10-10 लाख के बिल थोपे जा रहे हैं कि एक पोल 10 फुट इधर उधर करने के लिए 50,000 रुपये ले जाएं। इसका मतलब ये है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास बिजली कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे हैं नहीं, और भाई तामकी में दोगे तो उन्हें दे देंगे, नहीं तो भाई हम तो भूखे मरा। ये हालात हैं। अच्छा, एक आपके दोस्त हैं विधानसभा में, देवेंद्र काद्यान, एक दिन मैं सुन रहा था सेशन में, उठ के उन्होंने कहा, बोला जी बिना पर्ची खर्ची के सरकार नौकरियां दे रही है, और बोला मेरा दोस्त है जस्सी, वो भी तारीफ करता है। तो ये बिना पर्ची खर्ची का नारा हमने देखा बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया, आपकी सरकार पे आरोप लगाए कि हुड्डा साहब पर्ची से नौकरियां देते थे, और फिर हमने देखा कि चुनाव में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। आप भी मुरीद हैं क्या फिर इस नारे के? मेरा भाई है देवेंद्र काद्यान, मेरा दोस्त है, और उसने चलो मजाक में लाइन कह दी, लेकिन ये सदन की बात है तो अगली बार उसको कहना है कि भाई ऐसे ना बोला कर मेरा नाम। मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा। मेरे पास बहुत स्टिक जवाब था इसका। लेकिन अभी तो 5 साल हैं विधानसभा में, और देखो वहाँ माहौल, मजाक का माहौल भी होना चाहिए, हर टाइम लड़ने का माहौल ना भी हो, ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है राहुल जी कि इस महान सदन में मैं ये सोचता हूँ, मैं एमएलए बनने से पहले सोचता था, जब विधानसभा का सेशन देखते थे तो सोचते थे कि भाई यहाँ तो लोग बड़े सच बोलते हैं, कोई झूठ तो बोलता नहीं होगा। लेकिन जब मैं आज वहाँ गया तो मैंने ऐसा देखा, आप स्क्रिप्ट बीजेपी वालों को दे दी जाती है, विधायकों को, मंत्रियों को, कि ये स्क्रिप्ट आपने पढ़नी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट में इनका एक नारा है, बिना पर्ची बिना खर्ची। अच्छा ठीक है, बिना पर्ची बिना खर्ची अगर है तो हमें ये बताइए, पहली बार एचपीएससी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए कैश किसकी सरकार में पकड़ा गया? बीजेपी की सरकार में पकड़ा गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर भर्ती के ऊपर कोर्ट जुर्माना लगा रहा है। जब कोर्ट जुर्माना लगा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, पर्ची खर्ची का उपयोग हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे तो पहले भी लगते थे, पहले कौन ऐसा है जो नहीं पढ़ा और नौकरी ना लगाओ? किसी का भाग्य नहीं है, बाई चांस कोई 1% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर पढ़ने वाला बच्चा हर सरकार में लगा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। पढ़ने वाले को आप, टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, कुछ देर के लिए दबा सकते हो बट रोक नहीं सकते आप टैलेंट को। पढ़ने वाले बच्चे तो हर सरकार में लगे हैं। फिर ये कौशल क्या है? अगर पर्ची खर्ची नहीं है तो कौशल क्या है? ना कभी ये पता चलता कितने बच्चों को आप ले रहे हो, ना ये पता चल रहा कि भाई आप कब इनको ले रहे हो, ना ये पता चल रहा कि आप किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट इनको दे रहे हो। पीएचडी करे लड़के को आप चपड़ासी भर्ती कर रहे हो, तो ये क्या है? आज मेरे पास डाटा है, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे विधानसभा में मुझे बोलना था। मेरे पास एक ऐसा डाटा है राहुल जी, पिछले 10 साल में जितनी भी पक्की भर्तियां हुई, एचपीएससी से, एचएससी से जितनी पक्की भर्तियां हुई, आप हैरान हो जाओगे, 70% नौकरी बाहर वालों को लगी है। कौशल में कौन लग रहा है? हरियाणा के बच्चे लग रहे हैं। चपड़ासी तो हमारे भर्ती करो, और अफसर हमारे ऊपर गुजरात से आएंगे, राजस्थान से आएंगे और यूपी से आएंगे। अभी जुडिशरी की भर्ती आई, जुडिशरी में 110 जजों में से 66 जज बाहर के लगे, 49 में से 28 अभी सिविल इंजीनियर आए हैं, वो बाहर के लगे। एसडीओ लगे 78, 80 में से 78 बाहर के लगे, केवल 2 हरियाणा के। और मैं इस बार सदन में मांग करूंगा, ये मैं सदन सरकार से भी मांग करूंगा कि बिल लाया जाए, ए और बी क्लास की भर्ती में दूसरे स्टेट का कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सके। ये बिल आना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। क्योंकि हमारे 3 बच्चे अभी यूपी में, उन्होंने सिविल उसमें टॉप किया, और यूपी सरकार ने उनको ज्वाइन नहीं कराया, इसलिए कि वो हरियाणा के थे, कि भाई हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, ये हरियाणा के। तो ये बिल आना चाहिए कि ए और बी क्लासेस में कोई बाहर का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। अब गुजरात से कोई आ रहा है और वो हमारे ज़िले को चला रहा है, वो हमारे ज़िले को चला रहा है, हमारी सब डिवीज़न को चला रहा है, हमारी तहसील को चला रहा है, वो उसको हमारी संस्कृति का नहीं पता, उसको हमारे कल्चर का नहीं पता, वो कैसे चलाएगा? किस लिए आप बाहर के भर्ती कर रहे हो? मेरे पास पूरी लिस्ट है, मुझे विधानसभा में बोलना था, मुझे नहीं समय दिया गया उसके ऊपर, लेकिन मुझे पूरा बोलना था उसके ऊपर कि आपने इस हरियाणा का नाश उठा दिया, भट्ठा बिठा दिया इस हरियाणा का।
70% लोगों को आपने ए और बी में बाहर, हरियाणा से बाहर के भर दिए। कौशल में आ जाओ, सारे चपड़ासी भर्ती कर रहे हो और सारे हरियाणा के भर्ती कर रहे हो। मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, आपने सुना होगा। आपको कमाल की बात बताता हूँ, 11 मार्च 2024 को 1500 बच्चे भर्ती कर दिए डी ग्रुप में, और 800 बच्चों को 1 साल तक सैलरी और डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। नहीं 1500 बच्चे भर्ती किए 11 मार्च 2024 को। उसमें से 800 मतलब आधे बच्चों को, 800 बच्चों को मैं 22 मार्च 2000 लगभग 22 के आसपास की बात है, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ कि भाई इन 800 बच्चों को बीए बिना पर्ची कहते हैं, बिना पर्ची कहते हैं, उसके साथ ये भी क्यों नहीं कहते कि बिना तनख्वाह की भी सरकार है, बिना सैलरी देने की भी सरकार है। 800 बच्चों को इन्होंने 1 साल, राहुल जी, घर से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुलाते हैं। ये भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो अब जैसे मेरी बात कर ले, मेरी विधानसभा की बात कर ले, तो हमसे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब आप एक डी ग्रुप के बेचारे को, कर्मचारी को आप 1 साल से 70 किलोमीटर भगा रहे हो, सैलरी उसको दे नहीं रहे, डिपार्टमेंट उसको दे नहीं रहे, 2 चुनाव करवा लिए उनसे, मशीनें उठवा के, लोकसभा करवा दिया, विधानसभा करवा दिया, और सैलरी आप दे नहीं रहे। ये हालात हैं। होम गार्ड के 1900 बच्चों को हटा दिया गया, और अनिल विज की उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने मान लिया कि सीनियर अधिकारियों ने पैसे खाए हैं, इसलिए इन 1900 को हटा के दूसरे भर्ती किए गए। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई ये नहीं बताता कि कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना क्यों लगा रहा है, किस लिए कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगा रहा है। अभी जजों की बात करें, हरियाणा की एक लड़की बार बार टॉप कर रही है, लेकिन उसको जज नहीं लगाया जा रहा। वो बेचारी गुजरात में जाके उसने टॉप किया, कोर्ट ने कहा कि इस लड़की को आप सेलेक्ट करो, और जुर्माना लगाया कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार के ऊपर। ये समाज से आती है वो लड़की, वैसी समाज से गीता आती है, बुक्कल, जिसके बारे में गीता बुक्कल जी बात कर रही थी। ये हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये लोग चपड़ासी हरियाणा के बढ़ना चाहते हैं। और आपको एक और हैरानी बता दूं, जब विधानसभा में कोई बिल आता है तो मतलब कानून बन जाता है। मुख्यमंत्री जी एक बखान करते हैं कि भाई मैं शपथ लेने से पहले कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्की रोजगार का बिल लेके आया हूं, मैंने वायदा किया था। वायदा तो मैं कहता हूं, मैंने सदन में भी कहा था, मुख्यमंत्री जी वायदा तो आपने 3100 रुपये दान के भी किए थे, मिला 2300, एमएसपी पे 2300 दिया गया, बट वो बिका किसी का 1700 में, किसी का 1800 में। मुख्यमंत्री जी बिल लाए रोजगार गारंटी कौशल की, और हैरानी देखिए, पिछले 1 महीने से कौशल के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। हजारों कौशल के कर्मचारियों को हटा दिया गया। अब जो मुख्यमंत्री विधानसभा में बिल लेके आते हैं और उनकी बात की इतनी वैल्यू है कि 2 महीने बाद कौशल के कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, तो समझ सकते हैं कि सरकार में कितनी सीरियसनेस है। ये हालात अब हरियाणा में बने हुए। अच्छा, आप सरकार पे आप तमाम तरह के सवाल उठा रहे हो, कुछ सवाल आपकी पार्टी पे है, आपके बड़े नेताओं पे है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर तालमेल बना लिया जाता तो शायद सरकार आ जाती, उसके बाद चलो जी सरकार नहीं आई, लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव है और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बने हुए हैं, अपना चुनाव भी हार गए। आप मानते हो कि इन दोनों में देरी हो रही है, बदलाव होना चाहिए, या अगर हुड्डा साहब को बनाना है तो फिर बना के छुट्टी करें? अटका क्यों मामला? देखिए राहुल जी, मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं ज़्यादा झूठ बोलता नहीं, और मैं केवल इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा आपकी बात में से कि आप एक व्यक्ति को इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोग हैं। सही तरीके से पार्टी को इस पे मंथन करना चाहिए कि हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। मंथन करना चाहिए कि क्या कारण रहे कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस सरकार बनने में रोड़ा अटकाने का काम किया। ये मंथन होना चाहिए। आज हमसे हर पत्रकार एक ही सवाल पूछता है, आपका विपक्ष का नेता कब बनेगा। हालांकि मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। कर्नाटक में 6 महीने बाद बीजेपी का विपक्ष। अब आप लोगों के पास ये सफाई है। एक और बताता हूं, झारखंड में हरियाणा के 7 चुनाव हुए, वहां भी नहीं हुआ, वहां भी बीजेपी का विपक्ष का नेता भी बना है। बट ये नहीं कि दूसरे गलत कर रहे हैं हम भी गलत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष का नेता
जब हमें पता चल गया कि हम विपक्ष में बैठने वाले हैं, पार्टी को तभी तय कर देना चाहिए था, ताकि जब हम सदन में जाएं तो इतनी मजबूती के साथ जाएं। हम जा रहे हैं, मजबूती के साथ जा रहे हैं, 37 विधायक हैं, हरियाणा प्रदेश के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष बैठा है वहाँ, और लोगों की बात हमने बड़ी मजबूती से सभी विधायकों ने उठाने का काम भी किया है। लेकिन जब विपक्ष का नेता होगा, प्रॉपर मीटिंग्स होंगी, प्रॉपर गाइडेंस होंगी, हम जो पहली बार विधायक बन के आए विधानसभा के, हरियाणा के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि 40 विधायक नए चुन के आए हैं, तो उनको भी एक अलग से गाइडेंस मिले, अलग से चीज़ें सीखने का मौका मिले। विपक्ष का नेता जल्द से जल्द चुना जाना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान को स्ट्रिक्ट होकर के जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनने में रोड़ा अटकाया, उनको साइडलाइन करके जल्द से जल्द संगठन बनाना चाहिए, और संगठन बना करके मजबूती से वापसी करनी चाहिए, और विपक्ष, दमदार विपक्ष के तौर पे लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, एक जब हार की आप वजह गिनाते हो ना कि नीचे वाले जो टिकट ले आए बाकी सब उसके खिलाफ हो गए, तो इसमें दोनों खेमे के नेताओं पर आरोप लगते हैं। उधर आप टिकट मिला बरवाड़ा से, आपके जो कैंडिडेट थे, क्या नाम था उनका, बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रामनिवास गोडेला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जेपी पर आरोप लगाते हैं, उनके भाई की ऑडियो सुना देते हैं, हुड्डा खेमे के आदमी पे आरोप लग गया। आप आरोप लगाते हो, डॉक्टर अजय चौधरी, शैलजा खेमे के आदमी पे आरोप लग गया। तो मतलब दोनों तरफ से चल रही थी ना फिर तो फील्डिंग। रामनिवास गोडेला जी से पहले ये पूछा जाए कि जयप्रकाश जी का भाई किस खेमे का है। वो तो हुड्डा साहब के खेमे से ही नहीं है, जयप्रकाश जी के खेमे से ही नहीं है। जेपी तो है नहीं, जेपी का भाई जब जेपी के साथ नहीं है तो आप जेपी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? जब जेपी का भाई टिकट किसी दूसरे खेमे से मांग रहा है तो आरोप जयप्रकाश के ऊपर कैसे लग सकता है? जयप्रकाश जी ने मेरे जैसे हांसी से, नड़ुआ से, उकलाना से, जो लोकसभा की बात हम करते हैं, हिसार लोकसभा की बात करते हैं, नए चेहरों को, जिनकी पब्लिक आवाज़ लगा रही थी, उन नए चेहरों को टिकट दिलवाने में पार्टी को बताया कि भी इन लोगों ने लोकसभा में मेहनत करने का काम किया। कहीं ना कहीं कई बार गलतफहमियां भी हो जाती हैं। चुनाव, वो बरवाड़ा की हम सीट 28,000 के मार्जिन से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां खुद में भी रही होंगी, वो भी हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। मंथन, कंप्लीटली मंथन चाहिए। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मैं तो आरोप लगा नहीं रहा, मेरे से तो कोई सवाल पूछता है, मैं तब बताता हूँ कि इन्होंने ये किया। हमारे पास तो सबूत हैं, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो, और पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि एक छोटे से किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है और किस लेवल पे लोग, मतलब उसकी मेंटेलिटी की बात करते हैं। 3 तारीख को मेरे खिलाफ बयान दिए जाते हैं, 5 तारीख को वोटिंग है हरियाणा में। मैं तो फिर भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग मेरे साथ थे, मुझे लोगों के ऊपर भरोसा था। अब मुझे अपनी टीम के ऊपर भरोसा था, मुझे अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था, मुझे अपने नेता के ऊपर भरोसा था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खुद में भी झांकनी होंगी। हम ये भी सोच रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैं 52,000 से जीत सकता था तो मैं 13,000 से कैसे हम सीट जीते, क्या क्या कारण रहे। लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई जस्सी के अलावा दूसरा होता तो 40,000 से हार जाता चुनाव, 30,000 से चुनाव हार जाता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो मार्जिन 13,000 का, इसको 26,000 पे लेके जाना है अगली बार, और उसके लिए मुझे जी जान से फिर से मेहनत करनी है, फिर से खड़ा होना है। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब तक नहीं बनेगी, 36 बिरादरी की सरकार तब तक नहीं बनेगी, तब तक मेहनत हर नेता को करनी पड़ेगी। 90 की 90 सीटों पे मेहनत करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा, क्या कारण है उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा, उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पार्टी को करनी चाहिए। जल्द से जल्द संगठन बनाना चाहिए, जल्द से जल्द मंथन जो है वो उस अब उभर के। अभी मैं किसी रैली में था तो एक शायर सुनाया गया था कि जो बात पीछे की करते हैं उन्हें मरा जानिए। पीछे की गई, अब आगे की सूद लेने की ज़रूरत है। 6 महीने हो चुके हैं, कब तक हम इन बातों में लगे रहेंगे? अब तो सूद ये है कि भाई विपक्ष मजबूत है हरियाणा का, और हरियाणा में विपक्ष मजबूत है तो लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और इस सरकार को हम हर कदम पे, सदन में, सड़क पे याद दिलाते रहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपकी ये कमियां हैं, इनको ठीक करो, जनता को ये सुख सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम करते रहेंगे और मजबूती से आगे बढ़ने का समय है। और पार्टी हाईकमान को ये फैसला करके कि किस व्यक्ति ने काम किया, किस व्यक्ति के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा पार्टी ने सीटें जीतने का काम किया, उन्हें उनको आदर्श, उनकी गाइडेंस में इस विपक्ष को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए।
तो आप तो इनडायरेक्टली हुड्डा साहब की बात कर रहे हो ना कि भाई बनेंगे तो फिर वही बनेंगे, क्योंकि वही चला रहे थे पार्टी। लेकिन उनके जो आलोचक है जस्सी भाई, वो ये दावा करते हैं ना, मतलब दलील देते हैं, सॉरी, कि एक आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, अगले 10 साल आपने उनके नेतृत्व में पार्टी को चलाया, तो देख लिया आपने, फिर तीसरी बार भी आप चुनाव हार गए उन्हीं के नेतृत्व में, तो अब उनको नमस्ते कर लेनी चाहिए हुड्डा साहब को। 10 साल कहाँ चलाया? विपक्ष की नेता किरण चौधरी जी बनी, पार्टी के प्रधान अपने तंवर साहब बने, तंवर साहब बने, 5 साल तो वो रहे। चुनाव के ऐन मौके पे आके आपने हुड्डा साहब को कमान दी, विपक्ष का नेता बनाया, शैलजा जी को प्रधान बनाया। इस जोड़ी ने अच्छा काम किया, हुड्डा साहब की और शैलजा जी की जोड़ी ने काम अच्छा किया। 31 विधायक जीत के आगे, विपक्ष मजबूत हुआ। जब जहां लोग 75 पार का नारा लगा रहे थे, फिर उसके बाद कुछ जब लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, कि भाई ये तो सिर्फ आपके दम पे हुआ है और धरातल पे आधार कुछ और है, तब जाके अब आप बताइए कांग्रेस में लहर कब आई? कांग्रेस में लहर तब आई जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में बड़ौदा में उपचुनाव बीजेपी की सरकार के होते हुए 12,000 के मार्जिन से जीता गया। भालू विधायक बने, भालू विधायक बने। वो भालू के विधायक बनते ही कांग्रेस में लहर शुरू, कांग्रेस की लहर शुरू होगी। आप आदमपुर चले जाइए, आप बात कर लीजिए पिछली बार की कांग्रेस की। कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के परिवार को छोड़ के कांग्रेस का कभी कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ा तो उसको 10,000 वोट नहीं मिले। उदय भान जी के प्रदेश के अध्यक्ष बनते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी के बाद कांग्रेस की ऐसी लहर उठी कि 50 से ज़्यादा पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उनके नेतृत्व में 99.99% लोगों ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो अपने आप पता चल जाता कि मास लीडर कौन है। मैं नहीं कह रहा हुड्डा साहब को बनाना चाहिए, लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। विधायक किसके साथ हैं? जिसके साथ विधायक हैं, 37 विधायक हैं, 37 में वोट डलवाओ। जिसको विपक्ष का नेता बनाना है, पार्टी उसका नाम रखे और विधायकों की राय ले ले। जो विधायक चाहते हैं, विधायक दल का नेता तो वही होना चाहिए जिसको मेजोरिटी में विधायक चाहते हैं। चेहरा कौन होता है? जिसकी जनता आवाज़ मारे, जिसकी जनता किलकी मारे। किलकी जिसकी लागेंगी, जिसका नाम की किलकी गणी लागेंगी, राहुल भाई, नेता तो वही होगा, क्योंकि वो जन नेता होता है। जो जन नेता हो, पार्टी को उसको कमान देनी चाहिए। कई बार भाग्य नहीं होता। महाराष्ट्र में देखिए कैसा खेल खेला गया, हम कहाँ से कहाँ गए। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे लोएस्ट मार्जिन पे कांग्रेस आई है महाराष्ट्र में, वहाँ हुड्डा साहब थे। हालात को समझने की ज़रूरत है कि हम एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जिसका सारा ईवीएम है, मशीन है, तंत्र जिसका सारा है, जिसके पास अथाह पैसा है। हम उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी विचारधारा ने देश के और प्रदेश के हर कण कण में जात पात का और धर्म का जहर घोल दिया। हम उस विचारधारा से लड़ रहे हैं। तो इस विचारधारा में पार्टी हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि हमारे लड़ाके कौन हैं, हमारे घोड़े कौन से मजबूत हैं। मैदानी घोड़े हैं, मैदानी घोड़ों को राहुल जी कहते हैं, और मैं इस बात का सबसे बड़ा पक्षधर हूँ। राहुल जी जो बात कहते हैं कि मैदानी घोड़ों को मैदान में उतारने का काम करेंगे, ये समय सही समय है राहुल जी को मैदानी घोड़ों को उतार के और मैदान में उतार देना चाहिए। जो मजबूती से जो लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ें, उन लोगों के साथ राहुल जी को नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ऐसी जो विचारधारा जिसने जहर कण कण में जहर घोल दिया है जात पात का, धर्म का, उससे मुक्ति पानी है तो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, बहुत बड़े सत्र पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं हुड्डा साहब के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि हुड्डा साहब मास लीडर हैं, तो मेरी बात मुझे तो लोगों की बात करनी है, लोगों की बात आगे पहुँचानी है। लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं। पैदल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी के बारे में लोगों के विचार बदल गए। भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा लगा के उनकी इमेज को ख़राब किया गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में एक अलग से राहुल गांधी आया जिसने पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ने का काम किया। तो ये एक ऐसी सरकार है जो तंत्र मंत्र, कई बार लोकतंत्र में तंत्र जीत जाता है राहुल जी, लोक हार जाता है। ये तंत्र जीत रहा है, लोक हार रहा है, तो लंबे समय तक तंत्र नहीं जीतेगा, फिर से वापसी होगी और बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है। अच्छा, आपके ना साथी हैं विधानसभा में, आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, आप ही की सीट से पहले विधायक रहे हैं, राम कुमार गौतम की मैं बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो कई बार कहते हैं, बोला यार हुड्डा बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इसके पास ना लोकदल का रिजेक्टेड माल इकट्ठा हो गया, वो ये बात कहते हैं।
और फिर हुड्डा साहब पे तमाम तरह के आरोप, क्षेत्रवाद के, है ना, जातिवाद के आरोप लगते हैं। और आपके जो विधायक चुनाव प्रचार में हमने देखा जिन्होंने ये बात कही कि भाई कुलदीप शर्मा हो, नीरज शर्मा हो, कि इतने वोट इतनी नौकरी, उनके स्टेटमेंट आए, वो स्टेटमेंट बीजेपी ने फैलाए पूरे हरियाणा में, और ये जितने भी पर्ची नौकरी वोट की बात कर रहे थे सारे चुनाव हार गए। तो जो आरोप आप पे लगते हैं, फिर आपके विधायक वैसे ही बयान दे देते हैं, वैसे ही गलती कर बैठते हैं, तो फिर चुनाव तो हारोगे, जीतोगे कैसे आप? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दादा गौतम की, वो रिजेक्टेड तो वो भी हैं, वो भी लोकदल में जाए वो भी लोकदल में जा चुके हैं। अब वो ये नहीं कह सकते कि भी लोकदल के रिजेक्टेड मार हैं, वो भी जेजेपी से आए हैं। रही बात जो आपने जिक्र किया जिनका, बिल्कुल गलत बयान थे, और ऐसे बयान बिल्कुल होने नहीं चाहिए। नौकरी योग्यता के आधार पे मिलनी चाहिए, मिलती आई हैं, मिलती रहेंगी। लेकिन आप इस तरीके के बयान करके अगर अपने वोटों में इजाफा चाहते हैं तो वोटों में इजाफा होगा नहीं। और मैं राहुल जी एक बात आपको बड़ी मेरी मजबूती के साथ मैं कह सकता हूँ, जब तक आपकी पार्टी में कोई शामिल नहीं होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी दल का हो, जब तक आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होगी, नए लोग नहीं आएंगे, तब तक आपका माहौल कैसे बनेगा? कांग्रेस का माहौल कैसे बना? कांग्रेस का माहौल इसलिए बना कि बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया, इसलिए कांग्रेस की लहर आई। तभी तो लोग कह रहे थे पूरे देश में कि कांग्रेस आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, क्योंकि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कम से कम 60 से ज़्यादा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आए, बड़े बड़े नेता आए, उन लोगों ने ज्वाइन करने का काम किया। तो जब ज्वाइनिंग नहीं होगी तो आपकी लहर नहीं आएगी। और ये इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो, ये खुद के बयान नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बयान ऐसे आए जहाँ जिनकी वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है, और मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें दोहरानी नहीं चाहिए। चलिए, जस्सी जी, भी अंत में ना मैं कुछ नेता हैं उनके नाम लूँगा, और आप उनके बारे में कोई एक शब्द जो कहना चाहें तो वो कहना है आपको। तो एक रैपिड फायर टाइप है ये। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अभय सिंह चौटाला। क्या कहेंगे उनके बारे में? बेधड़क। बेधड़क। लेकिन फिर आप एक बात कहते हो कि अभय सत्य है, फिर आप कहते हो हुड्डा साहब भी जवान के धनी हैं। तो अभय सत्य है या हुड्डा सत्य है, या दोनों सत्य है? नहीं, मैंने कभी अभय सिंह जी को भी कभी देखो पर्सनली कभी झूठ बोलते नहीं देखा। और मैं बेधड़क इसलिए कह रहा हूँ कि वो किसी को कभी भी कुछ भी कह सकते हैं कभी भी। हुड्डा साहब का नेचर अलग है। हुड्डा साहब बहुत शालीन तरीके से किसी के सामने बात रखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा मेहनती। मेहनती। दुष्यंत चौटाला अब तो भाई, अब तो मैं स्किप करो। स्किप करता हूँ इसको, क्योंकि मैं ऐसा शब्द कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कहना चाहता जिससे, लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी जो विचारधारा है ना, मैं ये कहूँगा कि छोटी मानसिकता उनकी कहूँगा मैं। छोटी मानसिकता। नायब सैनी। अब तो कॉमेडी किंग बनते जा रहे हैं। कॉमेडी किंग, अच्छा नया नाम दे दिया आपने। आपके चहेते कैप्टन अभिमन्यु। अहंकारी। अहंकारी। अच्छा, राहुल गांधी। मैं कहूँगा राहुल गांधी को ईमानदारी से कि एक ऐसा नॉलेज मैन जिसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में देखा, उनके पास हर मुद्दे की जानकारी थी। हर स्टेट के ऊपर कौन से स्टेट में क्या अच्छे से खाया जाता है, किस स्टेट की क्या विचारधारा है, किस स्टेट में किस जाति के लोग किस काम में ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि पढ़ा लिखा और एक मजबूत नेता। अच्छा, आखिरी मेरा नाम है, ये है प्रधानमंत्री मोदी। झूठ की दुकान। झूठ की दुकान। बिल्कुल। चलिए, ठीक है। तो जस्सी भाई, अंत में एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि कोई आदमी जब मेहनत करता है, जैसे आप आए, कोई बैकग्राउंड नहीं था, उतना धन बल भी नहीं था आपके पास, या आपके बाप दादा कोई राजनीति में बड़ा नाम हो, तो इस तरह के हरियाणा के युवा जब सोचते हैं कि विधायक बने या कुछ करें, तो आमतौर पर परिवार एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह के सपनों को। तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि आपने किया है, मतलब वो चुनाव देखें जब आपकी जमानत जब्त हुई, चौथे पाँचवें नंबर पर रहे, और फिर 5 साल बाद आप सीधा विधायक बने। मेरे साथ भी था। सब तैयार नहीं होते। मेरे फादर साहब बहुत छोटी सी उम्र में +1 में था मैं, एक्सपायर हो गए। तो परिवार में कोई मुखिया नहीं बचा था, माँ ही थी। बट मुझे रिश्तेदारों का, अपनों का बहुत सहयोग मिला।
साथियों का बहुत सहयोग मिला और उस सहयोग में कई बार नाराज़गी भी होती कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ राजनीति, मुझे ज़रूरत क्या है राजनीति करने की, जब हमारे पास भाई नौकरी का कोई ऑप्शन है, सरकारी नौकरी का या काम धंधे का कोई ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं, तो फिर यही क्यों ऐसा खर्चीला काम, इसमें लाखों लोगों में से मुश्किल से कुछ लोग कामयाब होते हैं, उसके बाद ये चुने। बट शुरू से मेरी जिज्ञासा थी कि मुझे भाई राजनीति करनी है, मुझे नेता बनना है, सामाजिक काम करने हैं, राजनीतिक काम करने हैं। तो उसमें बिल्कुल कई बार आप वाली बात सही है, स्वीकार भी नहीं किया जाता सारी चीज़ों के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता तो मैं हरियाणा का सबसे कम एज का जिला पार्षद बना था। वहाँ से सबको विश्वास भी ये हो गया था कि भाई नहीं, ठीक लाइन पे है और ये लड़का छोटी उम्र में जिला पार्षद बना है और आगे चल के मेहनती है, आगे चल के कुछ न कुछ करेगा। तो मैंने जब फिर चुनाव, ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा जहाँ सबसे बुरे दौर से कोई पार्टी गुजर रही थी, उसमें उस दौर में चुनाव लड़ा, वहाँ भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस दौर में जहाँ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर मैं तो ये कहूँगा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और उस मेहनत के दम के ऊपर मैंने वो मुकाम हासिल किया जिसके सपने बहुत सारे लोग देखते हैं एमएलए बनने के। और मैं तो उस जगह से जहाँ 99% लोग मुझे हर रोज़ मेरे मुंह पे ये बोलते थे कि ये टिकट तुझे नहीं मिलेगी, टिकट जस्सी की नहीं है, मैंने हौसला नहीं तोड़ा, विश्वास रखा पार्टी के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने नेता के ऊपर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर नौजवान को राजनीति में खासकर भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई राजनीति कीचड़ है, तो कीचड़ को साफ़ करना भी हम नौजवानों का ही काम है, तो युवाओं को साफ़ करना पड़ेगा। और मेहनत से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेहनत को भगवान भी कभी भुला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। तो मेहनत के दम पे ये हासिल किया और मेरी हर नौजवान भाई से ये अपील है कि अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करो, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती। तो जैसे जी आप आए, आपने हमसे बातचीत की, नारनौल से स्पेशल आप आए हो चल के नोएडा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने भी मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मेरे जो भाव, जो विचार थे, वो आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।